4 दिन में दिल्ली एनसीआर में फिर से आए भूकंप के बाद कई बड़े सवाल। आपको बता दें कल रात 8 बजे का वक्त था जब 50 सेकंड के लिए धरती हिलती रही और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई है। हालांकि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र इस बार भी नेपाल था। और देश ही नहीं विदेश में भी धरती कांपती रही। चिली में बायोबियो इलाके की धरती जिस वक्त कांपी, 6.1 की तीव्रता का जोरदार भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र 20 किलोमीटर की गहराई पर था और किसी के फिलहाल हताहत होने की खबर नहीं है। चिली को लेकर चिंता इसलिए भी क्योंकि 24 सितंबर 2022 को भी चिली में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे। बार बार धरती हिल रही है, भूकंप के झटके आ रहे हैं। भारत में बीते 4 दिनों में दूसरी बार कल रात भूकंप के तेज झटके दिल्ली समेत देश के कई शहरों में महसूस किए गए। धरती क्यों हिल रही है? क्या कोई अनहोनी होने वाली है? धरती हिलने से किस तरह के खतरे के संकेत मिल रहे हैं? दिल्ली एनसीआर समेत देश के महानगरों में ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों के मन में डर ज्यादा है, क्योंकि धरती जब भी हिलती है लोग कई तरह की आशंकाओं से भी घिर जाते हैं। और बीते 4 दिनों में दूसरी बार दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आए भूकंप के बाद इस बात पर अब बहस हो रही है कि क्या आप और हम जहां रह रहे हैं वो शहर भूकंप के किस जोन में है, और कभी तेज भूकंप आया तो हम कितने सुरक्षित हैं। भूकंप की आपदा से निपटने के लिए देश की तैयारी कैसी है? नेपाल के करीब होने की वजह से उत्तराखंड के साथ देश की राजधानी दिल्ली में भूकंप की तबाही का क्या खतरा ज्यादा है? अब अगले 1 घंटे में हम आपको भूकंप के हर पहलू, खतरे और बचाव के बारे में बताएंगे कि धरती हिल क्यों रही है, भूकंप आता क्यों है, आपका शहर कितना सुरक्षित है। इन सभी सवालों का जवाब हम लेंगे हमारे खास एक्सपर्ट से। इंफॉर्मेशन वॉल पर आगे बढ़ने से पहले एक डिटेल आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से एक बार फिर से भारत में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली में देखिए करीब रात 8 बजे 5.4 की तीव्रता का ये भूकंप का झटका महसूस किया गया, जबकि उत्तराखंड में खबर शाम 4:30 बजे आई जब 3.4 तीव्रता का भूकंप आया। और इसके साथ साथ देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में रात करीब 8 बजे का वक्त 5.4 तीव्रता का भूकंप नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा, बिजनौर समेत कई शहरों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो भूकंप का केंद्र हालांकि नेपाल में था, लेकिन किस तरीके से ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश की चर्चा इसीलिए क्योंकि नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा, बिजनौर समेत कई शहरों में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। तो ये जानकारी आपको शनिवार के बारे में हम बता रहे हैं, जहां शनिवार को भारत में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए ये हालात क्या संकेत दे रहे हैं, इस बारे में और समझने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस वक्त वाडिया इंस्टीट्यूट से साइंटिस्ट डॉक्टर सुशील कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें IIT रुड़की से भी साइंटिस्ट ML शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही JNU के प्रोफेसर RP प्रजापति भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही DDF के आर्किटेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर अमित बोस भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हमें उस ग्राउंड रियलिटी के बारे में वाकिफ कराएंगे कि आखिर किस तरीके से भूकंप के ये हालात लोगों के बीच चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए दिल्ली से मेरे सहयोगी रजनीश रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट मेघा राजौरिया इस वक्त हैं हमारी सहयोगी अंजू निर्वाण के साथ। और इसके अलावा ये बता दें कि हमारे साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियर PC रगत के साथ सहयोगी अभिजीत कुमार भी हमें कर रहे हैं ज्वाइन। और साथ ही किशोर रावत रामनगर से जो कि इस वक्त पब्लिक के साथ आपको नजर आएंगे, उनसे भी करेंगे बातचीत। और साथ ही नेपाल का रुख करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस करने के बाद दहशत फैल चुकी है, नेपाल में स्थिति क्या है, इंजना काकी रिपोर्टर इस वक्त हमें कर रही हैं ज्वाइन। सबसे पहले यहां पर मैं चर्चा करनी चाहूंगी हमारे साथ जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, क्या संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। प्रोफेसर अमित बोस, DDF के आप आर्किटेक्ट डायरेक्टर हैं, क्या हम ये समझ सकते हैं आज की स्थिति में सबसे बड़ी वजह क्या रही है भूकंप की? क्या ये प्राकृतिक कारण है या इमारतों की गई डिजाइन एक सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं? Thank you for bringing me in the. I am on tour. I am joining from Calcutta. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। आपने 2 सवाल पूछे, कारण भूकंप का क्या है
और फिर आपने पूछा कि जो डैमेज हो रहा है या जो नुकसान हो रहा है उसका कारण क्या है। एग्जैक्टली। देखिए, भूकंप का कारण तो हमारे साथ जो साइंटिस्ट बैठे हैं वो बहुत डिटेल में बता पाएंगे, और ये कारण सब विदित है, साइंटिस्ट कम्युनिटी में अच्छी तरह से पता है। ट्रू सर। और इसका हमारे फोरकास्टिंग की अभी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वी हैव टू एक्सेप्ट एज इट कम्स। यस, जहां तक बिल्डिंग की बात है, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसको अभी भी हम लोगों ने फुल प्रूफ तरीके से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने की जो देश में जो एक मुहिम चढ़नी चाहिए थी, वो अभी शुरू नहीं हो पाई है। राइट। इसलिए ये कहना उचित होगा कि हम लोग अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं अपने देश में कि हम अपने So was the reason, sir, मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत की ये समझते हुए कि क्या कोई मानवीय कारण भी हो सकता है, लेकिन आईआईटी रुड़की से साइंटिस्ट एमएल शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। शर्मा सर, आपकी स्टडीज क्या संकेत दे रही हैं, क्योंकि आज के इस माहौल में लोगों के बीच में डर और भय बढ़ रहा है, और आपसे चर्चा के जरिए हम लोगों में डर नहीं पैदा करना चाहते बल्कि अलर्ट करना चाहते हैं कि ये सिचुएशंस कितनी अलार्मिंग है। देखिए, भूकंप पहले भी आते रहे हैं, अब भी आ रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। ट्रू। ये एक प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आते हैं। इंडियन प्लेट 2 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, जिससे एनर्जी इकट्ठी होती है। वो एनर्जी अर्थक्वेक के रूप में रिलीज होती है। ओके। तो हम ना अर्थक्वेक को रोक सकते हैं, और ये भविष्य में हमेशा आते रहेंगे। हमको इनके साथ रहना सीखना चाहिए। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइस्मिक जोनिंग मैप देके नहीं बताया कि हम साइस्मिक जोन 4 और 5 में हैं? क्या वैज्ञानिक समय समय पर जो साइस्मिक हजार्ड असेसमेंट की स्टडीज करते हैं उसमें नहीं बताते हैं कि यहाँ प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई हैं अर्थक्वेक आने की? अब सवाल रह जाता है कि अब हमको तैयारी करनी है गवर्नमेंट के रूप में, सोसाइटी के रूप में, इंडिविजुअल के रूप में, कि हम तैयार रहे कि हम अर्थक्वेक्स की क्षति सर, को आप ही की बात से क्यों लेते हुए डॉक्टर सुशील कुमार, मेरा सवाल आपसे है, अगर शर्मा सर ये कह रहे हैं कि वी नीड टू बी मोर प्रिपेयर्ड, ये एक प्राकृतिक कारण है कि भूकंप पहले भी आते रहे हैं, अब भी आएंगे, लेकिन आज के टाइम में ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? क्योंकि आपकी स्टडीज के जरिए हमें ये जरूर पता लग पाता है कि कौन किस कैटेगरी में आता है, जोन वाइज कितना अलार्मिंग सिचुएशन कहां के लिए? पूरी हिमालयन बेल्ट 2400 किलोमीटर साइस्मिकली एक्टिव है। राइट सर। हमें मानना पड़ेगा कि और हमारे जो बहुत सारे पार्ट हैं जो अनरैप्चर्ड हैं अभी। इवन नेपाल में जो 2015 में भूकंप आया, उसमें देखिए एकदम से प्रोफेसर एच के गुप्ता जो बहुत बड़े सेस्मोलॉजिस्ट हैं, उनका भी कमेंट था कि केवल 5 से 7% ही एनर्जी रिलीज हुई। राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो एमएल शर्मा जी ने भी बताया, कि भाई ये तो आते ही इनएविटेबल है और क्यों को रोका नहीं जा सकता, और उसकी प्रिपरेशन में हमें ये करना पड़ेगा कि हमारे जो हाउसेस हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हों। तो अभी पीछे एक मीटिंग में मैंने एक सजेशन भी दिया था, एक डीएम साहब के साथ मीटिंग थी, और मैंने सजेशन दिया था कि एटलीस्ट हम सबके घर को तो अर्थक्वेक प्रोन नहीं बना सकते, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं बना सकते, पर पहाड़ में जैसे जो जोन साइस्मिकली ज्यादा एक्टिव हैं, जैसे देहरादून जोन 4 में आता है, और इधर भटवारी और हमारा जोशीमठ इससे ऊपर जोन 5 में आता है, तो हम जो ज्यादा सेंसिटिव एरिया हैं उन्हें एटलीस्ट 1000 लोगों पर एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस बनवाएं और उसमें सारी फैसिलिटी दे। नहीं तो क्या होगा कि सारी जो रोड हैं वो ब्लॉक्ड हो जाएंगी ड्यू टू लैंडस्लाइड। यदि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6.5 एंड अबव जाता है, जैसे पहले उत्तरकाशी और चमोली अर्थक्वेक में हुआ, और जो लोग हैं उन तक हम सहायता नहीं पहुंचा सकते, उनकी जान नहीं बचा सकते हैं। तो हमें एक ऐसे शेल्टर को भी सोचना पड़ेगा उसके बारे में, ताकि लोग कुछ समय, जैसे अभी विंटर में ठंड आने वाली है, अदरवाइज तो लोग ठंड से ही मर जाएंगे, तो हमें एक ऐसे शेल्टर्स जगह जगह जो सेंसिटिव जोन है उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सर, लेकिन प्रोफेसर प्रजापति, मैं आपसे भी इसको लेकर सवाल ये करना चाहती हूँ कि जो मेजर सेंसिटिव जोन है वहां की तैयारियां कैसी होनी चाहिए, ये तो हमें सर ने बताया, लेकिन शहरी इलाकों में चिंता इस बात को लेकर बढ़ जाती है, और सवाल यही आता है कि आखिर जमीन के नीचे चल क्या रहा है, क्या ये किसी बड़े भूकंप की आहट तो नहीं है? इसका जवाब सब जानने की कोशिश करते हैं सर। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। ये जो भूकंप आ रहा है ये एक भूगर्भीय हलचल के कारण होता है, और अगर हम देखें तो साल में औसतन 10 से 12 हज़ार तक भूकंप आते हैं, जिनकी
तीव्रता रिक्टर स्केल पे 1 से लगा करके 8 या 9 तक हो सकती है। अभी जो नेपाल में भूकंप आया है वो उसका जो केंद्र बिंदु रहा है वो काठमांडू से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर और हमारे उत्तराखंड से लगभग 212 किलोमीटर है जी। तो वास्तव में ये जो हमारे इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक होते हैं और मनुष्य के द्वारा निर्मित भी होते हैं। राइट। तो ये जो घटना है ये पूर्णतः प्राकृतिक है, बिकॉज इसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उन प्लेट्स को, जिसको हम विवर्ती का सिद्धांत बोलते हैं, तो उन प्लेट का जब प्लेटें खिसकती है अत्यधिक ताप और दाब के कारण, क्योंकि पृथ्वी का जो भूगर्भ की ओर जब हम जाते हैं तो उसमें ताप और दाब बढ़ने लगता है। राइट। तो इसके कारण वहाँ पे जो प्लेट एक कॉमन तरीके से अगर बात समझ आती है कि कुछ सक्रिय फॉल्ट्स होते हैं जो इसकी एक बड़ी वजह होती है, लेकिन शहरी लोगों के बीच जिस तरीके से चिंता बढ़ती रहती है उसमें सबसे पहले मैं यहाँ दिल्ली का जिक्र इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि भूकंप के डेंजर जोन में क्या राजधानी दिल्ली है और सबसे ज्यादा खतरा आखिर कहां पर है। इलाकों की ये डिटेल आपके सामने रखना इसलिए भी जरूरी क्योंकि बताया जाता है कि सरता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, इसके साथ साथ रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोलबाग और जनकपुरी नॉर्थ कैंपस का ये जो पूरा नॉर्थ का एरिया जो हमने आपको बताया कि इसको लेकर चर्चा इसलिए भी क्योंकि खतरे के अलग अलग जोन्स यहां पर बांट दे गए हैं। अब ये सेकंड जोन की डिटेल भी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ का ये एरिया इसमें बताया जाता है। हालांकि कम खतरे वाले इलाकों के बारे में भी बताना जरूरी है क्योंकि अभी तक की एनालिसिस के बाद ये बताया जाता है कि जेएनयू, एम्स और छतरपुर जैसे इलाके हैं, नारायणा और हौसखास जैसे इलाके हैं जहां पर खतरा बहुत ज्यादा नहीं है। अभिजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिजीत, एरिया वाइज डिटेल्स के बारे में तो हम अपनी रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके साथ मौजूद एक्सपर्ट्स और वहां पर मौजूद लोग किस तरीके से इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं? जी बिल्कुल सुरभि, अगर हम बात करें तो इस वक्त हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हैं जहां पर बहुत सारी ऐसी तमाम बिल्डिंगें हैं जो कि खतरनाक घोषित की जा चुकी हैं, बहुत सारे उसमें अबेंडन हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स भी हैं जो कि चालू हालात में हैं। एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि यह एक चिंताजनक स्थिति जरूर है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है इसके बारे में और बहुत सारे लोग हैं जो कि जानते हुए भी प्रॉपर्टीज को खाली नहीं करते, वहां पर रहना बरकरार रखते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी रागत हैं जो कि इसके बारे में बहुत ही जानकारी रखते हैं और पहले भी काम करते रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या कारण है और किस तरह से लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए, किन बातों के लिए सावधान होना चाहिए? बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रेगुलर मेंटेनेंस करते रहें, स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी बढ़े, जहाँ जहाँ भी क्रैक्स आते हैं या प्लास्टर वगैरह गिरते हैं उनके स्ट्रक्चर को मजबूती करनी चाहिए। नहीं तो अर्थक्वेक के टाइम पर पता ही नहीं चलेगा कि अचानक बिल्डिंग गिर जाती है, स्ट्रक्चर ब्रिटल हो जाता है, डक्टाइल नहीं रहता है, कंक्रीट में कार्बोनेशन होने लगते हैं, कंक्रीट भूर जाती है, तो स्ट्रक्चर को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। एक सप्ताह के अंदर 2 से 3 बार ये अर्थक्वेक के जो की घटनाएं होना, किस तरह से लोगों के बीच में ये इसका इम्पैक्ट है और आप विशेषज्ञ के तौर पे इसको किस तरह से देखते हैं? जब बार बार अर्थक्वेक आते हैं तो एक इंडिकेशन होता है कि कई ज़बरदस्त अर्थक्वेक है कि जिसकी वजह से आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर मेन अर्थक्वेक, सेकेंडरी अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। लेकिन खासकर दिल्ली को लेकर जिस तरीके से हमने एरिया वाइज डिटेल्स भी यहाँ पर शेयर की हैं, आपके साथ ये एक्सपर्ट मौजूद है, दिल्ली को लेकर खास तौर से ऐसे जोन है जिसको लेकर तैयारी अब बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में कहा जाता है कि कॉस्मिक जोन के चौथे जोन में है ये, यानी कि पहले ही भूकंप की संभावना यहाँ पर प्रबल है। किस तरह की तैयारियों की आवश्यकता है अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट या फिर पब्लिक के बिहाफ में बात करें? हमारा जो अर्थक्वेक जोन पड़ता है जोन 4 है, अर्थक्वेक जोन 4 एज पर IS कोड, ये काफ़ी सीवियरिटी का अर्थक्वेक जोन है। अभी तक दिल्ली में उस लेवल का अर्थक्वेक आया नहीं है, पर जितने भी अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स बनी है, जितने भी लोग बगैर उसके IS कोड के परवाह किए बिना बिल्डिंग बना लेते हैं तो उनको थोड़ा मुश्किल तो पड़ेगी, बिल्डिंग सेफ नहीं रहती है, उसमें सेफ नहीं है रहना। तो
इसीलिए यही वजह है कि यहाँ पर प्राकृतिक कारण के साथ साथ मानवीय कारण भी हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बारे में और चर्चा करने से पहले अब भूकंप के डेंजर वाले राज्य, शहर, आखिर डेंजर जोन वाले कौन से हैं, इसकी एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि जोन वाइज इन्हें बांट दिया जाता है। यहाँ सबसे पहले जोन 1 की सबसे पहले हम बात यहाँ पर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हालांकि अभी तक की स्टडी और एनालिसिस ये बताती है कि ऐसा कोई भी देश का हिस्सा नहीं है जो इस कैटेगरी में पर्टिकुलरली आता हो। जोन 1 की हमने बात की, लेकिन जोन 2 को लेकर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि भूकंप के इस डेंजर जोन वाले राज्य और शहर में कौन कौन से आते हैं। जोन वाइज इनको बांटा गया है, तो उसमें जोन 1 की आपने सबसे पहले बात हमने की कि ऐसा देश का कोई हिस्सा नहीं है जो जोन 1 में आता हो। लेकिन अब बात जोन 2 की करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि भूकंप का हालांकि यहाँ पर कम खतरा बताया जाता है। जोन 2 में कौन कौन से शहर आते हैं? बुलंदशहर, चंडीगढ़, मुरादाबाद, त्रिची और गोरखपुर खासतौर पर बताया जा रहा है कि भूकंप का कम खतरा अभी तक के एनालिसिस के बाद जताया जाता है। लेकिन इसी तरह से जोन 3 के बारे में भी आपको बताएंगे क्योंकि यहाँ भी जोन 3 कैटेगरी में भी यही कहा जाता है कि भूकंप का कम खतरा चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और भुवनेश्वर में है। अब जोन वाइज एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले जोन 4 पर नजर डालना बहुत जरूरी है, जिसका अभी एक्सपर्ट जिक्र कर रहे थे, और उसमें राजधानी दिल्ली भी आती है। तो तबाही का खतरा जोन 4 तबाही का खतरा इसलिए क्योंकि यहाँ के अभी तक की स्टडी और एनालिसिस के बाद ये साफ हो चुका है कि अगर यहाँ पर जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो तबाही का खतरा बना हुआ है। खासकर हरियाणा, दिल्ली, सिक्किम, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिम बंगाल इसमें बताए जा रहे हैं। तो जोन वाइज अगर हमने जिस तरीके से बात की है उसमें सबसे टॉप पर है जोन 5, जहां सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है, और उसमें आते हैं जम्मू कश्मीर, नागालैंड, बिहार, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और अंडमान निकोबार। तो जिस तरीके के हालात अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं उसके तहत हम ये समझने की कोशिश जरूर कर रहे थे कि भूकंप के ये डेंजर जोन वाले राज्य और शहर कौन कौन से हैं। अंजू निर्वाण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजू, आपके साथ भी एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। यहाँ राज्यों और शहरों पर जिस तरीके से जोन वाइज खतरे की हम बात कर रहे हैं ये हमने समझा, लेकिन आज के ये हालात को देखते हुए तैयारी होनी कैसे चाहिए, कैसे आम लोग इसको लेकर अलर्ट रह सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त मेघा रजौरिया मौजूद हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट हैं, और उनसे हम बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से अभी रिसेंटली ये जो भूकंप आए हैं, कल भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है और किस तरीके से लोगों को इस पर प्रिकॉशंस लेना चाहिए? मैम देखिए, मैं आपको एक एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपर्ट की एडवाइस दे सकती हूँ कि लूनर इक्लिप्स से भूकंप का कोई संबंध नहीं है, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, क्योंकि लूनर इक्लिप्स एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है और जो हमारा अर्थक्वेक है वो एक जियोलॉजिकल इवेंट है। इसमें सेस्मोलॉजिस्ट जो है वो ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अर्थक्वेक जो होता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं उस वजह से होता है। और जहाँ तक कि चंद्र ग्रहण की बात हम कहेंगे, चंद्र ग्रहण एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। वहाँ पे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी की परछाई जो है चंद्रमा पर गिर रही है और उस वजह से वो परछाई की वजह से हमें वो ग्रहण दिख रहा है। जानिए ना, बार बार जिस तरीके से ये भूकंप आ रहे हैं, बार बार धरती जिस तरीके से हिल रही है, आखिर धरती के नीचे हो क्या रहा है? कितना बड़ा संकेत है, कितना बड़ा खतरा है ये? जिस तरीके से मैम बार बार धरती हिल रही है, भूकंप के झटके बैक टू बैक इस तरह से महसूस किए जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? क्या कारण हो सकता है? धरती के गर्भ में क्या ऐसा हो रहा है जिस वजह से ऐसे झटके बार बार महसूस हो रहे हैं? मैम वो सेस्मोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए हमने ये शुरुआत में भी बातचीत करने की अंजू कोशिश भी की थी कि ये जो प्राकृतिक वजह इसकी है कि बार बार भूकंप के ये झटके आते हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक डिटेल इन्फॉर्मेशन भी हमारे दर्शकों के सामने कि आखिर क्या इतिहास रहा है इसका, क्योंकि कब कब महाविनाश आया है, कब कब जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक एक डिटेल आपके सामने। यहां सबसे पहले नेपाल को लेकर बात, क्योंकि 2015 वो वक्त जब 9000 से ज्यादा लोगों की भूकंप की वजह से जान चली गई थी। नेपाल के बाद देखिए इंडोनेशिया, जहां बार बार भूकंप के झटके महसूस जरूर किए जाते हैं, लेकिन साल 2004 जब 2 लाख से ज्यादा लोगों को इस महाविनाश में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इंडोनेशिया के बाद देखिए किस तरीके से पेरू के हालात बताए जाते हैं, क्योंकि पेरू के इतिहास को भी अगर आप देखें तो 1970 का वो वक्त
जब वहां जोरदार तरीके से धरती हिलने की वजह से महाविनाश आया था कि 18,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और पेरू के बाद अब चिली को लेकर भी खबरें रही हैं। 1960 का वो वक्त जब 6,000 लोगों की मौत हो गई। हालांकि चिली में एक बार फिर से भूकंप के जिस तरीके से झटके महसूस किए जा रहे हैं उसको लेकर भी तैयारियां की जा चुकी हैं। और चिली के बाद अब बात होगी भारत की। भारत में 1934 का वो साल जब 30,000 से ज्यादा लोगों को इस महाविनाश में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि भारत में तैयारी कैसी है, भारत के आज के ये हालात क्या संकेत दे रहे हैं, इसको लेकर तो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच चीन में देखिए 1920 का वो साल जब 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान विनाशकारी भूकंप की वजह से गई थी। कैलिफोर्निया साल 1906 3,000 लोगों की यहां भी जान चली गई थी। इसलिए हमारे सवाल इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स के साथ उसी आधार पर है। वो सर, सवाल मेरा आपसे है, क्या ये संकेत इस बात के हैं कि आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है? क्योंकि अगर हमने अभी से तैयारी नहीं की तो क्या हमें भी इस महाविनाश का करना होगा सामना? आपने जो लास्ट में कहा वो बिल्कुल सही है। हमें तैयारी करनी है और हम कर रहे हैं। इसका भी थोड़ा सा अगर मौका मिले तो आप जिक्र करिए। तैयारी बहुत जोर शोर से हो रही है और जो आपके जो सेंसिटिव जोन है, स्पेशली जोन 5 और जोन 4, इसमें काफी हद तक तैयारी हो चुकी है। रिसेंटली हमने अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम को लॉन्च किया है जो कि हमें उस दिन बता देता है। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा और हमारे पास कोड्स बने हैं, BIS के कोड्स हैं। ओनली थिंग इज हमें कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, जो आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की कैपेसिटी का जो है वो अभी तक हम काफी पीछे हैं। मैं अगर गेस करूं एक स्टैटिस्टिकली तो हमारा 1% इंजीनियर भी इंडिया में आज तैयार नहीं है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन करने के लिए। सिमिलरली आर्किटेक्ट्स का इवन 0.5% आर्किटेक्ट्स इंडिया में तैयार नहीं है। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कर रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूट है, वो रेगुलर कोर्सेज करती हैं, बट इट्स ए लॉन्ग रन प्रोसेस। इसमें हमारे प्रजापति सर, इस कंसर्न के तहत क्या अभी भी और ज्यादा एक्शन प्लान को लेकर एक्टिव होने की जरूरत नहीं है? साथ ही अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस को लेकर होना बिल्कुल है। और इसके अलावा मेरा सवाल ये प्रजापति सर से था। प्रोफेसर प्रजापति, ये बिल्कुल सही है कि हमें और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकार की जब भूकंप आते हैं और विशेषकर जोन 4 और जोन 5 में, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में हमें काफ़ी जो नियम है उनमें कड़ाई का पालन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का जो प्लान है उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से लागू करना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के जोन 4 और 5 में जब इस तरह के भूकंप आते हैं तो जो बड़ी इमारतें होती है उनको नुकसान होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो मैं समझता हूं कि हमें जो भी सिस्मोलॉजी सेंटर के जो दिशा निर्देश होते हैं, जो जानकारियां होती है और जो पुराने हमारे अनुभव उनको लेते हुए हमें आगे आने वाले समय के लिए तैयार होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर सुशील कुमार, अब जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों साथ ही हिमालयन रेंज को लेकर खतरे की बात हमेशा कही जाती है, इस नेचुरल कैलामिटी के दौरान क्या यहाँ पर आपको लगता है विकल्प के तौर पर ऐसे कदम पहले से उठा लिए गए हैं, ये देखते हुए कि किस तरीके से ये जोन 5 और जोन 4 के एरियाज में आते हैं? उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है इसके लिए। एग्जैक्टली। ये कहूंगा कि अभी IIT रुड़की के साथ में, जैसे सर ने बताया, अभी एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है। और यहाँ पर वाडिया इंस्टीट्यूट ने भी 20 से ज्यादा ब्रॉडबैंड सेस्मोग्राफ इवन उत्तराखंड में ही लगाए हैं। इवन ऑल ओवर इंडिया में देखें तो 60 से ज्यादा ऐसे सेस्मोग्राफ लगाए हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें रियल टाइम से भी कनेक्ट किया जा रहा है। तो हम ये देखेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट सेंसिटिव, पर हमें ये मानना पड़ेगा क्योंकि इस कोलिजन से जो इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट कोलाइड कर रही है, तो हमें देखेंगे कि फ्रंट से देखें तो हमारा प्लेन से मेन फ्रंटल थ्रस्ट है, फिर मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो देहरादून से ही पास होती है, इन सेंट्रल थ्रस्ट जो भटवारी और ये पास होती है जोशीमठ से, और इंडो सांगपो सूचर जोन। तो इतने बड़े बड़े फॉल्ट हमारे लंबे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट 2400 किलोमीटर में स्प्रेड है। राइट। और इस तरह से हमें मानना पड़ेगा कि जो अभी आपने जो आंकड़े दिखाए उसमें 1897 में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था जो 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का था, फिर 1905 में, 1934, 1950, यानी 53 सालों में 4 बड़े अर्थक्वेक आए। और
1950 के बाद में सर यही एक रीजन था कि हम बताना चाहते थे कि किस तरीके से इस प्राकृतिक आपदा की वजह से हजारों नहीं लाखों लोगों की पहले भी जान जा चुकी है, लेकिन आज के हालात के तहत ये चर्चा बहुत जरूरी है। मैं अपने रिपोर्टर्स के पास जाऊं उससे पहले साइंटिस्ट एमएल शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। शर्मा सर, इन पर्टिकुलर जोन्स को अगर हम देखें जहां पर कई शहरी इलाके आते हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि अभी भी लोगों के बीच जाकर कुछ अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है ताकि किसी तरह का डर और भय उनके बीच में ना हो, बल्कि लोग सिर्फ अलर्ट रहे? मैं सुशील जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम का जिक्र मारा। जो परसों अर्थक्वेक आया था 9 तारीख को नेपाल में जी, उसकी जानकारी हमारे अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम ने मोबाइल एप्स पर वॉइस मैसेज के द्वारा और सायरन बजाकर दी थी। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा कि नैनीताल में अर्थक्वेक की डैमेजिंग वेव्स आने से 16 सेकंड पहले अलार्म बज गया था। देहरादून में 42 सेकंड पहले बज गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब नेपाल में अर्थक्वेक आया, वहां उसके 42 सेकंड के जब तक वो देहरादून पहुंचे, उसके बीच में जो 42 सेकंड थे उसमें हमारे सिस्टम ने, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम ने बता दिया था। और 42 सेकंड काफी होते हैं। आप 3rd फ्लोर से भागकर नीचे आ सकते हैं। अगर आप और ऊपर के फ्लोर पर हैं तो सतर्क होना भी बहुत होता है कि बिल्कुल सर, और सतर्क रहने की भी बहुत जरूरत है। इसीलिए अभिजीत कुमार, मैं आपसे इस बारे में सवाल करना चाहती हूँ, क्या किसी तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जा रहा है जिसके जरिए लोगों को पहले ही अलर्ट दे दिया जाए कि ये एक्सपेक्टेड है? हालांकि नो डाउट हमारे साइंटिस्ट लगातार अपनी रिसर्च और स्टडीज के आधार पर ये बता देते हैं, स्पेक्यूलेट कर लेते हैं, बावजूद इसके आम जनता के बीच वो मैसेज पहुंचे, ये कैसे संभव हो पाएगा? जी बिल्कुल, डॉक्टर पीसी रागता से ही सीधे सवाल करेंगे। सर, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को इसकी जानकारी हो कि वह भूकंप संभावित क्षेत्र में रह रहे हैं, और अगर इस तरह की घटना, जो कि प्राकृतिक घटना है, लेकिन अगर उसकी जानकारी किसी तरह से पहले मिल जाए उनको, तो वह अलर्ट हो सकते हैं, उस जगह को खाली कर सकते हैं ताकि किसी भी तरह की त्रासदी को रोका जा सके। क्या इस तरह की तकनीक लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, या फिर इस पर काम हो रहा है कि वो लोगों के बीच पहुंचे और उनको समय से पहले इस बात की सूचना मिल जाए कि आज संभावना है भूकंप की, और वो खुद को इस घटना से बचा सके, किसी जान माल का कम से कम नुकसान? अनफॉर्चुनेटली अभी ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि अब आज अर्थक्वेक आएगा या कल अर्थक्वेक आएगा या कितनी देर में अर्थक्वेक आएगा और कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आएगा, ये भी पता करना मुश्किल है। पर हाई अर्थक्वेक जोन में रहने का एक मतलब तो ज़रूर है कि लोगों को सावधानियां पूरे टाइम बरतनी चाहिए। बिल्कुल, सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए। अंजू निर्वाण का मैं रुख करना चाहूंगी, एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट उनके साथ हैं। अंजू, अब एक्सपर्ट मेघा के जरिए क्या हम लोगों को एक रेपिटेटिव रिमाइंडर दे सकते हैं, ये समझाते हुए कि अलर्टनेस के तहत क्या क्या बातें ध्यान में रखना जरूरी है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे साथ मेघा रजौरिया है, लेकिन साथ ही साथ मेरे कुछ साथ ऐसे स्टूडेंट भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने जब भूकंप आया तो वो अपने घरों के अंदर मौजूद थे। उस दौरान उन लोगों ने क्या किया, उनसे भी हम लोग एक बार जानते हैं। आप अपने घर के अंदर मौजूद थे जब भूकंप के झटके आए? जी हाँ, क्या महसूस किया? मैं अपने घर में था और मैं अपना असाइनमेंट कर रहा था कॉलेज का, तो मेरे पापा ने महसूस करा, वो ज़मीन पे कुछ बैठ के काम कर रहे थे, कि भूकंप आया। तो हम जल्दी से जल्दी हो सके नीचे गए। ऑलमोस्ट 1 मिनट तक भूकंप आया। इतना ज़्यादा तेज़ भी नहीं था, पर 1-2 दिन के बाद दोबारा आ रहा है तो काफ़ी घबराने लायक थी बात। और फिर जिस गली में मैं रहता हूँ वहाँ पे काफ़ी डीलर फ्लैट्स हैं, तो अगर भागने की भी जगह नहीं है कोई, तो काफ़ी खौफनाक मंजर हो सकता है अगर कुछ गलत चीज़ हो जाए तो, अगर भूकंप तेज़ आ जाए तो। भूकंप तेज आ जाए, खौफनाक मंजर हो सकता है। कुछ और भी स्टूडेंट हैं, आप बताइए, आपने भी महसूस किया भूकंप के झटके? पहले आया था 2 बजे, वो थोड़ा तेज था, बट जो इस बार था वो इतना मेजर तो नहीं था, लेकिन फील हुआ था। पंखा भी मूव करता दिखा था, जो हमारी अलमीरा थी वो भी बहुत, मतलब वो हिलती रही। तो उस दौरान आपने क्या किया, क्या प्रिकॉशन हुआ? तो मैं, मेरी जो जाहिर सी बात है, लोगों के मन में डर है और वो डर जायज भी है। लेकिन किशोर रावत इस वक्त हमारे साथ रामनगर से जुड़ चुके हैं, लोग उनके साथ भी मौजूद हैं। किशोर, लोगों के बीच में किस तरीके के सवाल, कैसा डर, और इस हालात को देखते हुए क्या उनके जहन में भी कुछ सवाल है कि ये बार बार आ रहे भूकंप क्या संकेत दे रहे हैं?
देखिए, पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, चाहे वो वाडिया इंस्टीट्यूट हो या फिर अन्य जो इस अर्थक्वेक पर काम कर रहे हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि 1905 से लेके 1934 और फिर 2015 उस बीच में जो पैच है वो उत्तराखंड और हिमालय पूरा रीजन है, कांगड़ा से लेके बिहार नेपाल बॉर्डर तक। तो वहां पर एनर्जी लेवल बहुत तेजी काफी इकट्ठा हुआ है और छोटे बड़े जितने भी भूकंप आए हैं, फिलहाल वो जो छोटे बड़े भूकंप है, जो वैज्ञानिकों का आधार है कि वो बड़ी रिलीज जो एनर्जी है वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। आशंका जताई है क्योंकि अभी फिलहाल इसका प्रेडिक्शन कब आएगा, कितने बजे आएगा, ये नहीं है, लेकिन ये जरूर है, रिसर्च चल रही है और इसमें लगातार वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। हमारे साथ एक जो आम नागरिक है, वो क्योंकि लगातार भूकंप आया, चाहे वो ऋषिकेश में आया था, नैनीताल के इलाके में भी, रामनगर के इलाके में भी, कई इलाकों में झटके महसूस है। उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में 700 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं, छोटे बड़े, तो ये बड़ी बात है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानना चाहूंगा, एक सवाल ये है कि जो भूकंप आ रहे हैं, आपको लगा है कि इनसे डर है या फिर जब रात को भूकंप आया था आपने क्या महसूस किया था? जी खतरा है, क्योंकि ना एक बार पहले भी भूकंप आया था और उस दौरान हमें लगा कि भाई भूकंप के झटके आ रहे हैं। और फिर कल शाम को जब हम बैठे थे तो मैं ऐसे बैठा था सोफे में, तो तब देखा कि भाई झटका, बाद में पता लगा कि भूकंप है। तो डर तो लगता है, पहाड़ी क्षेत्र है ये, इधर डर लगता है। बहुत पहले उत्तरकाशी में जब पहाड़ी भूकंप आया था क्षेत्र तो हो बहुत या नुकसान हो गया था शहर हो, उसमें। इसीलिए आज की इस खास पेशकश में एक्सपर्ट्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ और अपने संवाददाताओं के साथ जुड़ते हुए हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर भूकंप के ये तेज झटके बार बार महसूस किए जाते हैं तो उससे निपटने की तैयारी कैसी है, और साथ ही ये भी कि किस इलाके में कितना बड़ा खतरा बना हुआ है और उसके तहत अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और भूकंप के तेज झटके सहने के लिए देश कितना है तैयार। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।